गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं रवि सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कोचिंग बाय रवि सर में। और हम यहां पर एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे थे, क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी। और हमने 4 चैप्टर जो थे वो पढ़ लिया था, 2 लेक्चर हो चुके हैं। जो भी ना देखा हो वो चैनल पे जाकर आराम से जो चारों चैप्टर हैं उनका एक्सप्लेनेशन देख सकता है। और ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि एकेडमिक के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा साइंस होता है लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी तो हम उसमें क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दीजिए, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई कमी हो वीडियो में तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, है ना। ठीक है, तो इसमें चीज़ें पहले तो ये है कि पदार्थ क्या होते हैं, है ना। अब पदार्थ है तो पदार्थ भी पता होने चाहिए, तत्व भी पता होने चाहिए, सारी चीज़ पता होना चाहिए। पदार्थ को मैटर्स बोलते हैं, फिर तत्व को एलिमेंट बोलते हैं। तो देखिए जो पदार्थ होता है उसका निश्चित संगठन होता है। ठीक है, निश्चित संगठन होता है मतलब उसका आयतन होता है, कुछ ना कुछ आयतन होता होगा। द्रव्य या पदार्थ एक ही चीज़ होती है। जैसे कागज़ ले लीजिए, छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना होता है। कोई भी चीज़ होता है तो कुछ ना कुछ वो मिलकर किसी न किसी से बनता है। ठीक है, उसी तरह तत्व होता है। तत्व को क्या करते हैं, दो या दो से अधिक भाग में उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसे कभी नष्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आयरन है, ठीक है, कॉपर है, इसको आप कभी नष्ट नहीं कर सकते, पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तत्व वो होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये होता है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अभी हम पीछे इसमें वीडियो में आपको बता देंगे, और पहले भी बताया था, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा 2 अवस्थाएं और हमने आपको बताया था, याद होगा तो। एक होती है आपकी प्लाज्मा अवस्था और एक होती है बोन्स आइंस्टीन अवस्था। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हमें पीछे अभी आपको एक एक करके बता देंगे। आज का जो हमारा लेसन है यानी कि चैप्टर है, उसमें हमें पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनसे हम पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए आते हैं हम तुरंत टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, कई चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको सबसे ज़्यादा इसमें ये देखना है कि देखिए चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालचित्र यानी पृथक किया जाता है ना। उसके बाद कर्तन के समय अनाज के डंडियों, मतलब ये है कि इसमें जैसे पदार्थ है, जैसे मान लीजिए आप बहुत लोग अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो गेहूं का कटाई हुआ होगा, है ना। तो गेहूं में क्या होता है, गेहूं कैसे मिलता है, जब गेहूं को काटा जाता है तो उसमें डंडियाँ होती हैं, कुछ कचड़े होते हैं, उनको अलग किया जाता है। उसके बाद वो घर लाया जाता है। घर में क्या होता है, जो मम्मी लोग होती हैं उसको अच्छे से धुलती हैं, जो मिट्टी वगैरह होते हैं, जो और खरपतवार होते हैं उनको अलग करके फिर उसको बाद क्या करती है, उसको जो चक्की होती है वहाँ पर ले जाती हैं। उसके बाद उसको आटे में बदला जाता है, फिर उससे रोटी बनती है। ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो वही चीज़ दिखाया गया है। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध दही, है ना। जैसे मक्खन आप बनाते हो तो पहले उसको दही होती है, जमाया जाता है, फिर उससे मक्खन निकलता है, मट्ठा भी निकलता है। दलिया, अब देखिए यहाँ पे नमकीन, दलिया और पोहा खाया जाता है। मतलब अलग अलग चीज़ें होती, सभी पदार्थ हैं। ठीक है, मतलब ये है कि पदार्थों का पृथक्करण के बारे में कई चीज़ों से हमें जो पदार्थ मिलते हैं उनको पृथक कैसे किया जाता है, उनकी विधियाँ हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़, जैसे मैंने आपको बताया दही से मक्खन निकाला जाता है ना। आपका जो अनाज होता है, अनाज से क्या होता है, डंडियों को पृथक करके उनसे अच्छे से गेहूँ निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कई और चीज़ें हैं तो उनको भी देखते चल रहे हैं। पहला है पृथक्करण प्रक्रम, दूसरा है उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, तीसरा है पृथक्करण अवों का हम क्यों करते हैं। ठीक, जैसे चावलों से पत्थरों को पृथक क्यों किया जाता है, 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। अब देखो चावल होते हैं, कभी कभी आप देखते हो जो मम्मी लोग चावल बनाती हैं तो उसके पहले उसमें थोड़ा सा क्या करती हैं, उसके कचड़े को निकालती हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे पत्थर हो गया या फिर कुछ हो गया तो उसको ठोस पदार्थ होते हैं उसको फेंक दिया जाता है। ठीक, फिर मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन होता है। आप सभी लोग जानते हैं जब मक्खन निकाला जाता है तो दही होता है, उसको क्या करते हैं, उसका पृथक्करण होता है। तो अनुपयोगी अवयवों को दूर करना और अशुद्धियों को हम फेंक देते हैं, है ना। ये हो गया। फिर चाय की पत्तियां पृथक होता है, जैसे चाय जहाँ बागान होते हैं चाय, तो वहाँ की चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए जो हानिकारक अवयव होते हैं उनको फेंक देते हैं और जो उपयोगी होते हैं उनको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई पृथक करने की एक विधि। ठीक है, ये पृथक करने की एक विधि हो गई। अब यहाँ पे दिया है पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो कुछ विधियाँ होती हैं जो हम अपने हाथों से करते हैं, कुछ होती हैं जो मशीनरी होता है यानी मशीन की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो देखिए
जैसे पहला तो है हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब होता है कि हम अनाज को कागज़ की शीट पर रख दें या कहीं पे भी रख दें। उनसे हम क्या करते हैं, जैसे पत्थर हो गए, पत्थर के टुकड़े हो गए, भूसी हो गए, टूटे अन्न कण ये सब होते हैं, उनसे हटा देते हैं। जितने भी लोग घर में देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए चावल अगर बनाना है तो चावल को बनाने के लिए क्या किया जाता है, चावल को बनाने के लिए पहला काम ये किया जाता है कि चावल पहले लिया जाता है और चावल से उसमें जो सॉलिड चीज़ें हैं उनको हटा दिया जाता है ना। जैसे पत्थर हैं, पत्थर के अलावा और वहाँ पे खरपतवार हैं तो उनको हटा दिया जाता है। हटाने के बाद उसको अच्छे से बिनकर फिर उसको धुल लिया जाता है, फिर उससे हमें चावल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हमने बताया ये यहाँ पे लिखा भी है ना। तो हस्तचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम अपने हाथों की सहायता से पदार्थों को पृथक करने में करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसका प्रयोग गेहूं का हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, है ना, से कुछ बड़े मिट्टी के कण होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको निकालने के लिए किया जाता है। यानी कुल मिला के अशुद्धियों की मात्रा अलग कर दी जाती है तो हमें क्या मिलता है, शुद्ध पदार्थ मिल जाता है। दूसरा है थ्रेसिंग। सब लोग जानते हो थ्रेसिंग क्या होती है। जैसे जब गेहूं होता है, गेहूं कट के मान लीजिए यहाँ आप लगा देते हो, तो थ्रेसर की मदद से हम क्या करते हैं, गेहूं में जो अनाज होता है, आई मीन जो दाने होते हैं, उनको अलग किया जाता है। ठीक है, सूखी डंडियों को गट्ठर देखे होंगे तो वहाँ पर गट्ठर इकट्ठा कर लेते बांध के, फिर उसमें क्या होता है, एक जो गट्ठर होते हैं उनको अंदर मतलब उसमें डालने के लिए एक जगह होती है और वो गट्ठर वाइज गट्ठर हम लोग उसमें डालते रहते हैं और नीचे से अनाज निकलता रहता है और जो भूसा होता है वो आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है, उसको घर पे आने के बाद और ज़्यादा अच्छे से शुद्ध करती हैं मम्मी लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पृथक्करण की विधि है। पहली हस्त विधि हो गई तो ठेसिंग हो गई। ठेसिंग में क्या होता है, डंडियों से अन्न कड़ों अनाजों को पृथक किया जाता है। जितने भी लोग यहाँ पे होंगे गांव में जब जाते हो तो ठेसर होता है। ठेसिंग का मतलब ठेसर होता है। ठेसर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो गेहूँ की फसल खड़ी रहती है उसमें से क्या होता है, तो गेहूँ जो होता है वो अलग हो जाता है, उसके दाने होते हैं नीचे गिरते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है ठेसर, चलिए हम बना के दिखाते हैं। ये है ठेसर, ठीक है, ये है ठेसर यहाँ पे। तो यहाँ से जो आपकी गट्ठर होते हैं मतलब गेहूं के, वो लगाए जाते हैं और यहाँ पर वो उसमें ब्लेड लगी होती है और वो काटते जाते हैं और नीचे अनाज निकलता जाता है और इस साइड में भूसा निकला जाता है। तो यहाँ से अनाज हम पृथक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, थ्रेसर एक मशीन होती है, उसकी सहायता से होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो लिखा है डंडियों से अन्न कड़े अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। अब देखिए डंडियों से मतलब जो डंडी होती है उनका जो गट्ठर होता है, अन्न कड़ों तथा अनाज को पृथक करना, अनाज अलग हो जाते हैं और अन्न कण और भूसा अलग हो जाते हैं, उसको अलग करके उसी प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक, तीसरा है निष्पावन यानी ओसाना। ठीक है, ओसाना आप जानते हो, जैसे हवा चल रही है, बहुत लोग हवा नहीं चलती तो पंखे की मदद ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अनाज है तो उसमें थोड़े थोड़े हल्के फुल्के जो भूसे होते हैं, ये केवल हल्के चीज़ों के लिए होता है, जो हल्के खरपतवार है वो निकल जाएंगे। ठीक है, बुरादे सूखी पत्तियाँ ये, तो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पंखा लगा दिए, ठीक है, एक पंखा लगा दिए, ठीक, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया, तो अब ये हवा इधर जाएगी तो यहाँ से अनाज को छोड़ेंगे तो जो खरपतवार होता है वो आगे जाके इकट्ठा हो जाता है और जो हमारा सही पदार्थ होता है वो यहीं पर नीचे गिर जाता है, तो हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं। देखो यहाँ महिलाएं हैं, है ना, तो हवा चल रही है तो हवा की मदद से भी देखो जो बेकार है वो हवा में उड़ जा रहे हैं बाहर की तरफ और जो अन्न है वो नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं निष्पावन ओसाना। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो आपको एकदम माइंड में सजा के रखना है क्योंकि वो चीज़ें आपसे नहीं गलत होनी चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको हम बता दें। देखो किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इसको रटना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है अवयव रेत व बुरादा सूखी पत्तियाँ पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिर जाता है? वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक कर देती है। जो हल्के उल्के होते हैं वो बहुत दूर तक चले जाते हैं, हल्के भूसे के भारी अन्य कणों के पृथक करने के लिए ना। तो मतलब ये हल्के भूसों और भारी जो कण होते हैं उनको पृथक करने के लिए किया जाता है। चलिए इसमें हाथ की मदद नहीं ले सकते, इसीलिए जो जिसके लिए उपयोगी है वो उसके लिए करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे देखिए ये है ना, तो इसमें अगला है देखिए भूसे के हल्के कण, जो पीछे वाला हम लोग बताए थे वो है। फिर अगली है चालन। चालन आप जानते हो, चलनी, बहुत लोग चलनी घर में सब लोग यूज करते हैं। तो चलनी क्या काम करती है, जो पिसा हुआ आटा होता है उसको नीचे कर देती है और जो थोड़े बड़े छोटे छोटे कण होते हैं उनको ऊपर रख लेती है। ठीक है, देखिए आपने ये देखा होगा तो ये चालने की प्रक्रिया होता है। ऐसे ही आटे के छोटे छोटे चलने के छिद्रों द्वारा निकल कर जबकि अशुद्धियाँ चलनी में रह जाती हैं। ऐसे ही हम लोग चाय जैसे चालते हैं तो चाय छानने के लिए क्या करते हैं,
चाय को छानते हैं तो जो अशुद्धियाँ, जैसे आप चाय पत्ती हो गया और अदरक हो गया, वो सब ऊपर रह जाता है और चाय का जो लिक्विड वाला फॉर्म वो नीचे चला जाता है। तो गेहूँ को पीसने से पहले पत्थर और भूसे से अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूँ को बोरी, है ना, को एक तिरछी चलनी में डाला जाता है। चलनी द्वारा क्या होता है, पत्थर डंडियाँ जो, मतलब मान लो जो उसमें कोई ठोस पदार्थ रह गया है, ठोस अशुद्धि रह गई है, तो वो चलने की प्रक्रिया से वापस आ जाती है। ऐसे जैसे हम लोग घर बनाते हैं, कभी आप देखिए घर में जैसे बालू होता है ना, तो बालू चालने के लिए एक इतना बड़ा सा डंडा टाइप का होता है, इसमें लगा होता है झन्ना, है ना, मतलब एक जाल लगा होता है। और वहाँ से ऊपर से जब हम उसमें मौरंग डालते हैं, मतलब जो बनाया जाता है, जो ईंट वाला मसाला बनता है, मौरंग सीमेंट वगैरह, तो मौरंग जब डालते हैं तो जो बड़े बड़े कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, छोटे नीचे चले जाते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये चालने वाली प्रक्रिया है, एक पृथक्करण, पदार्थों के पृथक्करण की विधि है। तो मैंने आपको बताया अभी, पहला क्या होता है हस्त विधि, दूसरा क्या होता है ओसाना, तीसरा क्या होता है थ्रेसिंग, चौथा क्या है ये चालना। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अलग है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके अमापों में अंदर होकर पृथक करने के लिए किया जाता है। देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ले आए क्या, मौरंग, सब लोग मौरंग जानते होंगे जिससे घर बनाया जाता है। उसमें कुछ कण इतने छोटे हैं, कुछ कण बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो उनमें असमानता है ना, दोनों कणों में, दोनों पदार्थों में असमानता है। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे तो हमको काम इस छोटे वाले का है। ठीक है, तो छोटा वाला नीचे चल के गिर जाएगा और जो बड़ा वाला रहेगा उनको अलग कर लेंगे। इसीलिए यहाँ लिखा है चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव, मिश्रण जो होता है, पहले एक समझ लीजिए मिश्रण क्या होता है। ठीक है, मिश्रण क्या होता है ये समझ लीजिए। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक बड़ा है, इसमें समान नहीं रहेंगे सब। ठीक है, जैसे आप देखते हो मौरंग आती है, गिट्टी आती है, तो क्या गिट्टियाँ सब समान रहती है? नहीं ना, कोई गिट्टी छोटी रहती है, कोई बड़ी रहती है। तो अगर मौरंग को हम देखेंगे तो उसमें जो छोटे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, ऊपर बाहर चले जाते हैं, तो उनको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता, कभी कभी नहीं कर पाते भाई, वो सा भी नहीं पाते, और हम हाथों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। तो उनको क्या करते हैं, जैसे चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, चावल और दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन विधियों का प्रयोग करते हैं, अवसादन, निस्तारण और निस्पंदन। ठीक है, अब देखो चालना क्या होता है, यहाँ मैंने एक शॉर्टकट में लिखा है, पत्थर डंडिया तथा भूसा को निष्पावन, ओसाना और ट्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं तो दूर उससे किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ट्रेसिंग और वो सब तो कर लिए, लेकिन अब पिसाने के लिए भेज दिए, तो उसमें जो हल्की उल्की रहेंगे तो उनको हम कैसे करेंगे, छन्नी की मदद से बाहर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, आगे देखिए, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाने के कारण प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप लोग देखते हैं मम्मी लोग जब गेहूं धुलती हैं तो उसमें जो मिट्टी होता है नीचे, कभी देखे होंगे मिट्टी आ जाती है, जैसे आप बाल्टी में या टब में धुलिए, है ना। तो अब क्या करते हैं, जब उसको धुलते हैं ना तो उसमें क्या होता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। जब आप उसको अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन। जब पानी में जाता है, गल जाता है मिट्टी, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। ठीक है, अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित, है ना, उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मटेरियल को ऊपर निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो मिट्टियाँ होती नीचे बैठी है तो उनको हटा देते हैं, है ना। कुल मिला के मिश्रण से जल मिलाने पर जब वो अवयव नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन। और उसके बाद उसको बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेल दें, है ना, जल को मिट्टी सहित उड़ेल दें, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निस्तारण। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपने एक बकेट लिया, ठीक है, बकेट लिया, अब इसमें क्या किया आपने, जल मिला दिया। जल मिलाने के बाद इसको मिश्रण को डाल दिया, तो मिश्रण में जितनी भी मिट्टी रहेगी वो नीचे जाके बैठ जाएगी, और नीचे जाके बैठ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको जैसे होता नहीं है, तो जो होता है जो नीचे जमा रहेगा उसको हम अलग कर देंगे। तो अलग कर दिए तो वही हो गया क्या, निस्तारण। ठीक है, और साधन मतलब नीचे बैठना, निस्तारण मतलब उसको उड़ेल कर बाहर कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती है, इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। देखो फिल्टर, फिल्टर आप जानते हो ना, जैसे चाय पत्ती होती है तो चाय पत्ती का टेस्ट जो होता है वो नीचे चला जाता है, और जो ठोस पदार्थ होता है वो ऊपर चला आता है। ठीक है, देखिए ठोस और द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करिए, ठोस और द्रव के लिए यूज होता है क्योंकि गैस में ऐसा हो ही नहीं सकता। पत्तियाँ पृथक करने की क्या करते हैं, निस्तारण की विधि इसके लिए कुछ सहायता करती हैं, परंतु आपको चाय में कुछ पत्तियाँ अब भी मिलती हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया निस्तारण। अब आगे हम देखते हैं ये। ठीक है, तो अगला है जो वो है वाष्पन। क्या है वाष्पन, देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बीकर में कुछ गर्म पानी लीजिए, जल को उबलने दीजिए, निरंतर गर्म करते रहिए, संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है।
तथा अदृश्य हो जाता है। आप देखोगे धीरे धीरे पानी कम होता जाता है ना। तो बीकर में जल के 2 चम्मच नमक डालिए, अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? ठीक है, और इसको हिलाते रहिए, गर्म करते जाइए। तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन क्या होता है? अब देखो, अभी पीछे मैं इसका फिगर रखा हूँ, आपको बताऊंगा, बट आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे आप पानी लिए, ठीक है, पानी को खूब गर्म किए, गर्म करने पे क्या होता है, वो सीधा गैस में बदल जाता है। गैस मतलब भाप में बदल जाता है, इसको बोलते हैं वाष्पन। मतलब जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल है, खूब गर्म करते हैं ना, उसमें हाथ रखो ऊपर, तो देखो आपके हथेली पे थोड़ा सा पानी नजर आता है। तो वो क्यों नजर आता है? क्योंकि वो पानी उड़ के ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे वो पानी खत्म भी हो जाता है ना। तो जल को भाप में बदलने की प्रक्रिया को या वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, और जितना जितना टेम्परेचर हाई करते जाओगे वो उतनी जल्दी बहुत ज़्यादा उबलता जाएगा और धीरे धीरे पानी खत्म भी हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। तो एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जा सकता है। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियां बताई, है ना। तो उपस्थित विभिन्न अणुओं को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। मतलब एक मिश्रण को पृथक करने के लिए कोई एक विधि नहीं, कई विधि हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। दर्शाया गया, आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप में बदल देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये भाप बदलने की प्रक्रिया है। आप कभी कभी देखते हो, अभी मैं आपको पीछे आगे समझाऊंगा। भाप है ना। अब देखो वाष्प क्या होती है, वाष्प वो घन के ऊपर चली गई। अब जब ये ऊपर आसमान में जाती है तो धीरे धीरे टेम्परेचर होता है क्या, लो। जब लो होता है तो वो जो भाप था ना वो बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, और इस बूंद में परिवर्तित होती है, धीरे धीरे बूंदों का वेट बढ़ता है। तो इससे क्या बनता है, बादल। बादल बनने के बाद संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन प्रक्रिया के बाद फिर वो पानी नीचे आता है गिर के, है ना, बारिश के तौर पर। ठीक है, देखो यहाँ लिखा, मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक प्रयोग पृथक किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं इसके। आगे है, आगे क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? देखो आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, पहले समझिए विलयन क्या होता है। विलयन जैसे मान लीजिए नमक और चीनी का विलयन। तो विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय और विलायक होता है। हमेशा याद रखना, विलायक की मात्रा हमेशा अधिक होगी, विलेय की मात्रा कम होगी। जैसे मान लीजिए आप एक गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें पानी पूरा भर दीजिए। ठीक है, अब उसमें बालू डाल दीजिए, तो बालू क्या होगा, विलेय होगा, कम होगा। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, वो है पानी की। तो पानी क्या होगा, विलायक होगा, मतलब अपने में घोल लेगा। आप डाल दीजिए इसमें नमक डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, सब घुल जाएगा। तो विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज़्यादा, यानी विलेय और विलायक को मिलाकर कोई भी विलयन बनता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कुछ अविलेयी नमक बच जाता है। ठीक है, बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ है कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह क्या है, विलयन, संतृप्त विलयन है। ठीक है, दो विलयन होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन होता है, एक होता है असंतृप्त विलयन होता है। ठीक है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो अभी मैं पीछे ये भी बताऊंगा संतृप्त विलयन क्या होता है। पहले आप इतना देख लीजिए कि संतृप्त विलयन ये है, एक ही पदार्थों को विलयन जो घुल जाए। ठीक है, मतलब एक ही पदार्थों का विलयन जो घुल जाए तो क्या होते हैं आसानी से, अगर पानी में कोई आसानी से घुल जाए उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, और जो ना घुले उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, इतना अपने माइंड में आप रख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है ना, तो हेडलाइन भी होती है, मतलब आपके कुछ की पॉइंट होते हैं। देखिए मैंने आपको पढ़ाया यौगिक निश्चित अनुपात के मिश्रण को। जैसे मिश्रण क्या था, मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण जैसे मान लीजिए आपको एक लड्डू बनाना है, तो लड्डू में क्या क्या डालोगे, गरी डालोगे, है ना। आप कोई भी सब चीज़ डाल दो, गरी डालोगे, उसमें किशमिश डालोगे, बादाम डालोगे, है ना, सूजी डालोगे, सब मिला के। अब बताओ मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया गया ना भाई। गरी भी क्या, आप मान लीजिए 10 ग्राम मिला रहे हैं, 20 ग्राम आप बादाम, तो वो क्या है, मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित मतलब कोई अनुपात निश्चित नहीं है, चाहे जितना मिला दो सब बन गया। लेकिन जो यौगिक होता है, दो पदार्थों का निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, जैसे वायु एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, सब कुछ है। और सब अलग अलग है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। ठीक है, चलिए अब एक एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं फिर। देखिए यहाँ पे लिखा है,
नमक, जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा चम्मचों की संख्या। देखिए नमक, नमक भी घुल जाएगा, चीनी भी घुल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं। इसमें लिखा है पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है, विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए ऐसा विलयन जिसमें और पदार्थ न घुल सके संतृप्त विलयन कहलाता है, और जिसमें घुल सके असंतृप्त विलयन। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो संघनन लिखा है ना, संघनन, संघनन क्या होता है, वाष्प यानी गैस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। इसी के कारण आपकी बारिश होती है, बादल बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। वाष्पन क्या है, वाष्पन क्या होता है, जल को, है ना, जो जल होता है उसको वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, जो टेम्परेचर दिया जाता है ना। चलिए, निस्यंदन क्या हो, फिल्ट्रेशन, हस्तचयन आप जानते हो। संतृप्त विलयन ये देखो लिखा है, जिसमें और पदार्थ न घुल सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अवसादन, मिश्रण में पानी मिलाए, है ना, तो नीचे जो बैठ जाता है पदार्थ उसको अवसादन कहते हैं। चालन क्या होता है, चलनी से चालने की प्रक्रिया। विलयन क्या होता है, मैंने आपको बताया, विलयन एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें विलेय और विलायक होता है, विलायक की मात्रा हमेशा विलयन में ज़्यादा होती है, ठीक। ट्रेसिंग क्या होता है आपको पता है, अनाज और ठोस पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को ट्रेसिंग कहते हैं। निस्वादन ओसाना होता है। अब देखिए हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने की विधि है। तो आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे यहाँ पे कि मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या हैं। फिर अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक करते हैं। किसी मिश्रण के कणों को अमाप में अंतर का उपयोग चालन निस्यंदन द्वारा करते हैं, ठीक है। जब दो मिश्रण में अंतर हो तो उसे किस द्वारा पृथक करते हैं, चालन द्वारा, मैंने आपको समझाया था। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, इसे निस्तारण की विधि कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम। ये कुछ और पॉइंट है तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ये क्या होते हैं, की पॉइंट होते हैं ना, इनको पढ़ना चाहिए। द्रव और उसमें अभिलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक करते हैं। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह पदार्थ क्या कहलाता है, संतृप्त। मतलब समझ रहे हैं ना, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक घुल सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, ठीक है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। देखिए यहाँ पे कई कई चीज़ें लिखा है, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप जो चैप्टर नंबर 5 मैंने आपको पढ़ाया वो तो क्लियर हो गया। अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा, उसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। देखो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहले आपको हम बता दें। एक होता है फिजिकल परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, एक होता है केमिकल परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब हम आपको बता रहे हैं फिजिकल और भौतिक क्या होता है, ठीक है। फिजिकल परिवर्तन इंग्लिश में बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन हिंदी में बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें जो आपका कोई भी पदार्थ है वो अपनी ही मतलब अपनी अवस्था में वापस आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पानी है, पानी को गर्म कर दो, भाप बनेगा, फिर वो पानी बन जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है जैसे पानी का बर्फ़ बनना, और बर्फ़ फिर पानी में बदल जाती है, तो क्या अपनी प्रकृति चेंज हुई, नहीं चेंज हुई ना। मतलब कुल मिला के जिसमें पदार्थ जो है वो नया पदार्थ ना प्राप्त हो सके, ठीक है, ठीक है। जिसमें नया पदार्थ न प्राप्त हो उसे बोलते हैं क्या, भौतिक परिवर्तन। और जिसमें नया पदार्थ प्राप्त हो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक। जैसे रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ, जैसे आप खाना बनाते हो, चावल है, कच्चा चावल लिया, अब आपने उसको पका दिया, तो क्या कच्चा चावल मिलेगा दोबारा, नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, अब वो चावल बन गया। सब्जी थी, पहले कच्ची थी फिर पक्की हो गई, तो क्या अब वो मिलेगी सब्जी, नहीं मिलेगी, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे कागज़ का जलना, कागज़ को जलाया वो कार्बन में चेंज हो गया, अब क्या कागज़ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट ना पाए, वापस ना आ पाए, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ये मैंने जो आपको बताया वो याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। की पॉइंट आपको हम जो बताते हैं ना वो आप याद रखिए, की पॉइंट ही होता है, क्योंकि चैप्टर में जो होता है की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे दिया है, सारी चीज़ दिया है, ठीक। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो चीज़ आपको याद रखना है कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, ठीक है, मतलब चेंज हो जाते हैं, और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इधर,
अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है। अच्छा, जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, उनको भौतिक परिवर्तन के साथ साथ उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं? ऐसे चेंज जो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाए, जैसे पानी का बर्फ से बनना और बर्फ से पानी बनना। तो यहाँ कुछ देखिए दिए हैं, इनके आगे लिखना है कौन से। देखिए उत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब यही है, उत्क्रमणीय क्रिया मतलब कौन से भौतिक परिवर्तन हैं। जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा है, नहीं है भाई। अब कच्चा अंडा था, पका दिए तो क्या कच्चा अंडा मिलेगा? खत्म कहानी ना। तो वो तो नया बन गया, नया पदार्थ बन गया कच्चा अंडा। ठीक है, उससे कुछ भी बना सकते हैं, आमलेट वगैरह। तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हैं? गाढ़े घोल से इडली। अब इडली बन गया तो नहीं होगा। गीले कपड़े से सूखे कपड़े। अब गीला कपड़ा है, सूख गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, कपड़ा ही तो है, वो सूख गया। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। ठीक है, ऊन था तो ऊन ही रहेगा, चाहे स्वेटर बन जाए, कुछ भी बन जाए। अनाज से बनाया गया आटा। अनाज था खड़ा, अब वो आटे में चेंज हो गया, आटे से रोटी बन गई। कहाँ वो चेंज हो पाएगा? नहीं चेंज हो पाएगा। दूधे गर्म, ठंडे दूध से गर्म दूध। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, है तो दूध ही ना। अब दूध से दही बनना, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि दही बन गया, अब दूध में नहीं चेंज हो पाएगा। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, सही है। कली से फूल, नहीं भाई, कली से फूल बन गया, फूल से कली थोड़ी ना बन पाएगा। दूध से पनीर, ये भी नहीं है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। गाय के गोबर से बायोगैस, नहीं है। ठीक है, खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़, हाँ ये है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, हाँ ये भी है। जमी आइसक्रीम थी, पिघली आइसक्रीम, ये सब हो गई। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं? भाई हो सकते हैं। लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। तो ये सब तो हमें नहीं पढ़ना, हमें केवल इसमें परिवर्तन पढ़ना, मैं आपको बता दूं। ठीक, फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो क्या लिखा है। एक तो देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको भौतिक परिवर्तन बताया, भौतिक परिवर्तन के और कौन कौन से नाम है नोट करिएगा। भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, और उसको इंग्लिश में फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। अब अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय को ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जो अपनी पूर्व अवस्था में ना आ जाएं। जैसे लोहे पर जंग लग गई तो अब भाई लोहा खराब हो गया, अब लोहा थोड़ी ना, जो लोहा था वो नहीं बचेगा ना अब। तो अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें वही चीज़ लिखी हैं, जो मैंने आपको बताया वो मैंने पॉइंट में बता दिया, उतना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि एनसीईआरटी में फिगर वगैरह ज़्यादा देते हैं तो उस पर हमें गौर नहीं करना है। ठीक, अब देखो मोमबत्ती का याद रखना, एक चीज़ आपको याद है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जब मोमबत्ती जलती, मान ले मोमबत्ती है, ठीक है, ये जलती है, तो यहाँ पर एक ऐसे क्या होता है, धागा होता है, तो वो जलता है, वो कार्बन चेंज होता जाता है। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, अब मोमबत्ती ऐसे है, ठीक है, ये पिघल रही है तो मोमबत्ती यहाँ इकट्ठा हो जाती है, तो हमें मोमबत्ती प्राप्त हो रही है ना बाद में, तो वो हो गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा दो चीज़ें, है ना, किसी से आप पूछिएगा तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। ठीक है, पिघलेगी तो फिर हमें मोमबत्ती मिल जाएगी, जलेगी तो नहीं मिलेगी। ठीक, चलिए ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखिए, नमक का पानी में घुलना उत्क्रमणीय है, भौतिक है। ठीक है, पानी ही है। अब देखिए परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थ की अवस्था को चेंज कर देते हैं। ठीक, वाष्पन क्या है, प्रसार क्या है, गलन क्या है। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके किसी अन्य पदार्थ में मिश्रित करके उनके परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ठीक भाई, जाहिर सी बात है, कोई चीज़ है तो परिवर्तित तो होगी ही ना। अब देखो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन ये दिए हैं, जैसे दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, दही बन गई, अब दूध थोड़ी ना मिलेगा। मोमबत्ती का जलना, ये है आपका रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का पिघलना वो है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए लकड़ी के टुकड़े चीरना, हाँ ठीक है, नहीं है। उत्क्रमित किया जा सकता है, नहीं। आइसक्रीम का पिघलना, हाँ। चीनी का जल में घुलना, नहीं। खाना पकाना, नहीं। आम का पकना, नहीं। दूध का दही बनना, नहीं, ये उत्क्रमित नहीं है। क्योंकि दूध अगर आम का पक गया तो अब कच्चा आम खत्म ना, अब वो कच्चा आम थोड़ी ना मिलेगा। दूध का दही बन गया तो दही बन गई। खाना पकाना, पक गया खाना तो कच्चा रहा मटेरियल तो खत्म हो गया। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि हमने भौतिक परिवर्तन जो बताया, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें जो पदार्थ है ना वो वही रहे, वापस मिल जाए। जैसे पानी है, बर्फ बना तो फिर पानी वापस है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें हमें वो जो प्रारंभिक था वो ना मिलकर नया पदार्थ मिले। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, कागज़ था, जला दिया तो अब कागज़ मिला, नहीं मिला, क्या मिला, कार्बन मिला। ठीक है, तो दही से लस्सी, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। अब इसके बाद हम कुछ आपको चीज़ें और बता रहे हैं, वो भी ध्यान से देखना है। देखिए अभी मैंने आपको पदार्थ की बात की थी तो वो भी देख लीजिए, है ना। द्रव्य वह सामग्री है जिसमें भार हो, स्थान ग्रहण करे और दबाव डाल सके, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या है, द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य होता है जिसके निश्चित गुण होते हैं, संगठन होता है। जैसे कागज़, लकड़ी, मिट्टी, अब इसके संगठन होते हैं, दिखते हैं ना, लकड़ी भी है, लकड़ी छोटे छोटे उसमें भी कण होते हैं, मिट्टी, लोहा, मोम सब होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती, वो चीज़ें आप यहाँ पे देखिएगा।
वस्तु एक पदार्थ या अनेक पदार्थों से मिश्रण बनने वाली विशेष वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। संसार की सभी वस्तुएं द्रव्यों और पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। अब देखिए, भौतिक आधार पर उदाहरण ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक आधार पर तेल, तत्व, यौगिक और मिश्रण। मैंने मिश्रण बताया, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। दो पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक प्राप्त हो। जैसे यौगिक का है, अगर भाई 2 ग्राम ये लो तो 2 ग्राम ये भी लो, दोनों सेम होने चाहिए, तो वो यौगिक होगा। ठीक है। अब देखो, पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस है, द्रव है और गैस है। ठीक। ठोस क्या होता है? ठोस पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें आयतन और आकार निश्चित होता है। जैसे आप ईंट देखते हो, ईंट में आयतन भी निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। ठीक है। तो वो होता है ठोस। और ठोसों के बीच जो अंतराणुक आकर्षण बल होता है, मतलब उसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, सबसे ज़्यादा होता है अंतराणुक आकर्षण बल। ठीक है, जो एक दूसरे कण को बांधे रहता है। द्रव्य क्या होता है? द्रव क्या होता है? द्रव पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर दूध लिए हो, 1 लीटर दूध लियो, उसको चाहे बकेट में रखो, चाहे गिलास में रखो, चाहे थर्मस में रखो, अब वो रहेगा 1 लीटर। अगर आप बकेट में रखोगे यानी बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, गिलास में रखोगे गिलास के आकार का, थर्मस रखो थर्मस के। क्या 1 लीटर से आधा लीटर होगा? नहीं। मतलब आयतन वही होगा, क्वांटिटी वही रहेगी, भले उसकी क्या है, आकार निश्चित ना हो। जैसे पानी है, पानी को आप गिलास में रखिए, गिलास की तरह होगा। गैस में क्या होता है? गैस में कुछ निश्चित नहीं होता। अच्छा याद रखिएगा, जो द्रव के मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से आकर्षण बल जो होता है ना, वो ठोस से कम होता है, इसीलिए इनके मॉलिक्यूल आपस में बंधे नहीं होते और ये दूर तक बिखर जाते हैं। गैस में क्या होता है? इसमें आकार आयतन कुछ निश्चित नहीं होता है। ठीक है। जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। फिर यहाँ पे देखिए, जो चीज़ अभी मैं बता रहा था वो यहाँ देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। ठोस से जब द्रव में बदलता है तो उसे कहते हैं गलना। ठीक है। और द्रव से जब गैस में बदलता है उसे कहते हैं जमना। द्रव से जब गैस में बदलता है तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण, जो अभी बताया था, वाष्प, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और कोई भी चीज़ ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, ठीक है, मतलब द्रव में ना बदले, सीधा ठोस से गैस में बदल जाए, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। जैसे कपूर हाथ में लीजिए तो द्रव में नहीं, सीधा हवा में गायब। नेप्थलीन की जो गोलियां होती, जो आप देखते हो टॉयलेट वगैरह जहाँ होता है वहाँ पर डाली जाती हैं, कपड़े में भी रखी जाती है, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब तत्व क्या है? देखिए, वह मौलिक पदार्थ है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विद द्वारा ना तो 2 या 2 से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता और ना 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर संचालित, मतलब उसको 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन है, अब देखो यहाँ पे पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रमुख तत्व, उनका परसेंट, तो ऑक्सीजन 46% है, सिलिकॉन है और एल्युमिनियम है। ठीक है। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था, ये मैंने आपको आज एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कराई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर। आपको जब अच्छा लगे तभी आप लाइक या शेयर करिएगा। ठीक है। नहीं अच्छा लगे तो आपको जो कमी दिख रही हो आप बताइएगा। ठीक। और ये हमारा जो वीडियो है ये मैंने सभी के लिए बनाया है। एनसीईआरटी जो होती है सभी जगह इम्पॉर्टेंट होती है। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।